चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 और क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ ये टॉपिक वाइज मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में मैं जैसा पढ़ाऊँगा आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं किसी भी टॉपिक को मिस नहीं किया हूँ, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ठीक है फ्रेंड, आप अपने बुक से इस टॉपिक को मिला सकते हैं। मैं पहले बता देता हूँ कि मैं कौन कौन से टॉपिक मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊँगा। ये सारे टॉपिक आपको अपने बुक में मिल जाएंगे, और इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस चैप्टर के अंत में जो अंत वाली वीडियो होगी वहाँ मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मैं क्या क्या टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बताएं कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उत्पादन लागत एवं लागत फलन का अभिप्राय, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे कि उत्पादन लागत का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। मौद्रिक लागत क्या होता है, वास्तविक लागत क्या होता है और अवसर लागत क्या होता है, ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन लागतें, प्रोडक्शन कॉस्ट। उत्पादन लागतें अल्पकाल में उत्पादन लागतें और अल्पकालीन औसत लागतें, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध पढ़ेंगे। उसके बाद एमसी वक्र का एबीसी से संबंध, एमसी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से संबंध पढ़ेंगे। दीर्घकाल में उत्पादन लागतें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कुछ उदाहरण। तो यहाँ दीर्घकाल और अल्पकाल 2 वर्ड आए हैं। ये वर्ड जो है आपको पूरे डिटेल के साथ अगर जानना है तो आप चैप्टर 6 वाली वीडियो को जाकर वॉच करें, वहाँ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि दीर्घकाल और अल्पकाल। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन लागत। ठीक है, उत्पादन लागत एवं लागत फलन का अभिप्राय। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उत्पादन क्या होता है। ठीक है, यानी उत्पादन लागत क्या होता है। तो उत्पादक के दृष्टिकोण से, ठीक है, उत्पादक के दृष्टिकोण से, तो यहाँ जो है दृष्टिकोण, ठीक है, दृष्टिकोण। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा स्पेलिंग में किसी किसी जगह आपको मिस्टेक मिल सकती है तो आप उसे मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, उत्पादक के दृष्टिकोण से लागत पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उत्पादक कौन होता है, जो उत्पादन करता है। ठीक है, जो उत्पादन करता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर किसान को ले लिया जाए तो बैगन, गोभी, आलू, कुछ भी चीज़ उत्पादन कर सकता है। और अगर एक मशीनरी मालिक को देखा जाए तो वो पेन, कॉपी, किताब, किसी चीज़ का भी उत्पादन कर लिया जाए, उसके दृष्टिकोण से, उसके नज़रिया से देखा जाए तो उसके नज़रिए से पेन में जितने भी लागत होते हैं वो लागत पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर वो उस चीज़ का अगर आंकड़ा नहीं निकालेगा कि मुझे प्रति पेन बनाने में कितना पैसा लगता है और उसे और भी कम पैसा में बना पाऊँ, इसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वो कड़ी मेहनत करता है। इसलिए उसके लिए लागत पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर उनका पेन बनाने में लागत ही 10 रुपये लग जाए तो मार्केट में उसे बेचने के लिए 15 रुपये कम से कम बेचना पड़ेगा। ठीक है, जो कि उससे भी कम लागत में मार्केट में पेन उपलब्ध है। ठीक है, इसलिए वो लागत पक्ष जो होता है उत्पादक के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक फर्म, ठीक है, जितने भी फर्म है भारत में, जितने भी फर्म है या जितने भी गांव में, पंचायत में जितने भी फर्म है, या उत्पादक को, ठीक है, या उत्पादक उत्पादन करने के लिए,
उत्पादक को उत्पादन करने के लिए विभिन्न उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी फर्म हो, कोई भी फैक्ट्री हो या कोई भी उत्पादक हो, उसको उत्पादन करने के लिए अलग अलग उत्पत्ति के साधनों को क्या करना पड़ता है, एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है, यानी एकत्रित करना पड़ता है। उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। यानी उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। यानी उत्पादन में जितने भी साधनों का हम लोग प्रयोग किए, ठीक है, उनको उत्पादन करने के लिए जितना भी साधनों का प्रयोग किए, जितना उसमें खर्च किए, उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले खर्चों को क्या कहा जाता है, उत्पादन लागत कहा जाता है। ठीक है, यहाँ अगला हम लोग देखते हैं कि उत्पादन लागत मुख्य रूप से उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। उत्पादन लागत जो है वो किस पर निर्भर करती है, हम लोग कितना उत्पादन करना चाहते हैं, कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उस पर निर्भर करता है कि हमारी खर्च उत्पादन लागत कितनी होगी। हम लोग कितना उत्पादन करना चाहते हैं उस पर डिपेंड होता है कि हमारा उत्पादन लागत कितना होगा। ठीक है, अगर हम लोग चाहेंगे कि 10 एकड़ ज़मीन में खेती करना तो इसके लिए लागत ज़्यादा लगेगा। अगर हम लोग चाहें कि थोड़े से 5 डिसमिल में करना चाहे तो उसके लिए लागत कम आएगी। तो ये हम लोग को उत्पादन पे डिपेंड करता है कि कितना उस पर लागत आएगी। ठीक है, लागत क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो है कोई बाइक बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई बाइक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग क्या बोले विभिन्न साधनों को एकत्रित करना पड़ेगा। नट बनाने के लिए अलग साधन, टायर बनाने के लिए अलग साधन। तो इस तरह से हमें अलग अलग साधनों को क्या करना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए उन लोगों को पैसा भी देना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे उत्पादन करने में, जैसे एक बाइक को पूरा तरह से या किसी साइकिल को पूरी तरह से बनाने के लिए जितना भी खर्च होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादन लागत कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि लागत फलन। ठीक है, लागत फलन उत्पादन एवं उत्पादन लागत के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। दूसरे शब्दों में उत्पादन लागत को हम लोग सी से दिखाते हैं और उत्पादन की मात्रा को ओ से दिखाते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के फलन होते हैं, यानी फंक्शन होते हैं, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं C = F0। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि उत्पादन लागत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं। तो लागत वर्गीकरण, ठीक है, लागत वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। एक मौद्रिक लागत, दूसरा वास्तविक लागत और तीसरा अवसर लागत। ठीक है, मौद्रिक लागत को मनी कॉस्ट कहा जाता है, अवसर वास्तविक लागत को रियल कॉस्ट और अवसर लागत को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो मौद्रिक लागत को भी 3 तरह से हम लोग बांट दिए हैं, एक स्पष्ट लागत और सामान्य लाभ और अस्पष्ट लागत। ठीक है, यह स्पष्ट जो लिखा हुआ है फ्रेंड वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पष्ट जो होता है वो इस तरह से होता है, यहाँ आधा स छूटा हुआ है, तो आप इसे मिला लीजिएगा, कहीं भी ये गलत मिले आपको तो आप मिला लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये मौद्रिक लागत क्या होता है, मनी कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, मौद्रिक लागत आपको सुनने में ही ऐसा लग रहा है कि पैसा से रिलेटेड है। ठीक है, सिर्फ हम लोग यहाँ खर्च पे डिपेंड है, यानी कि मनी कॉस्ट, यानी कि मनी लागत कितना आया। ठीक है, मान लेते हैं किसी लाइट को बनाने में, ठीक है, किसी लाइट को बनाने में इसमें खर्च कितना आया, यानी कि मनी कॉस्ट हो गया। ठीक है, पूरा पैसा को ही गिनना है कि पैसा कितना खर्च आया, हम लोगों के मेहनत को नहीं गिनना है। जैसे किसी फर्म द्वारा, कोई फर्म हो, कोई फैक्ट्री हो, ठीक है, कोई उद्योग हो, किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में, ठीक है, एक वस्तु, ठीक है, मान लेते हैं ये वस्तु है एक बाइक है। ठीक है, या मान लेते हैं ये लाइट है, क्या है, लाइट है। तो एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय, सिर्फ पैसा व्यय, हम अपने जेब से कितना पैसा लगाए एक लाइट को बनाने में,
व्यय को मुद्रा लागत कहते हैं। दूसरे शब्दों में उत्पत्ति के समस्त साधनों के मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए तो उत्पादक इन उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने में जितना कुल व्यय करता है मौद्रिक लागत कहलाती है। क्या कह रहा है इसका, ये दूसरा डिफिनेशन है, ठीक है। कि दूसरे शब्दों में हम लोग इसको और भी कह सकते हैं कि उत्पत्ति के समस्त साधनों, यानी कि एक लाइट को बनाने में जितने भी साधनों का प्रयोग किया गया, यानी उसे उत्पादन करने में जो साधनों का प्रयोग किया गया के कुल मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए, ठीक है, उसको पैसों में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उत्पादक इन उत्पत्ति के साधन की सेवाओं को प्राप्त करने में जितना कुल व्यय करता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं, यानी मनी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। इसका एक डिफिनेशन दिए हुए हैं एक इकोनॉमिस्ट की ओर से, J.L. हैंसन के शब्दों में, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा, कोई एक वस्तु है, ठीक है, उसकी निश्चित मात्रा, ठीक है, एक निश्चित मात्रा का उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों को जो समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है, जो समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, मौद्रिक लागत कहा जाता है, ठीक है। साधनों में जितना भी खर्च हुआ उसको मुद्रा के रूप में व्यक्त कर दिया जाए उसे मौद्रिक लागत कहा जाता है, ठीक है। आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा, कोई वस्तु है उसकी एक निश्चित मात्रा का क्या करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं, और निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों, ठीक है, उस लाइट को मान के चलते बनाने में क्या क्या साधनों का प्रयोग किया उसे मौद्रिक, यानी कि समस्त मौद्रिक भुगतान, इसमें कितना पैसा लगाया गया उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं मौद्रिक लागत, यानी मनी कॉस्ट, ठीक है। देखिए अब हम लोगों को कहेंगे कि मनी कॉस्ट में क्या क्या आ सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि मौद्रिक लागत में सम्मिलित मद्दे, इसमें मौद्रिक लागत में निम्नलिखित मद्दों को सम्मिलित किया गया है। जैसे हम लोगों को किसी एक वस्तु की निश्चित मात्रा को उत्पादन करने के लिए किसमें व्यय करना पड़ेगा, जैसे कच्चे माल पर व्यय, जैसे हम लोगों को किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, किसी चीज़ को उत्पादन करना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है कच्चा माल लेंगे, ठीक है, कच्चा माल लेंगे। जैसे हम लोगों को चीनी का उत्पादन करना है तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए, ठीक है। जैसे कपड़ा का उत्पादन करना है तो उसके लिए हमें जूट चाहिए, पटसन चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें कच्चा माल चाहिए जो कि हमें किसान दे सकता है। और किसान क्या होते हैं, तो किसान होते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। किस सेक्टर में आते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। उद्योग किस सेक्टर में आते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। और सेवा क्षेत्र किस सेक्टर में आते हैं, तो वो तृतीय सेक्टर में आते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आप सेक्टर का अगर वीडियो अगर आपको चाहिए फ्रेंड, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे सेक्टर का एक अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए कच्चे माल पर व्यय किया जाता है। दूसरा, श्रम की मजदूरी एवं वेतन। अब इसे काम करने के लिए जो मजदूर आएंगे उसको मजदूरी देना पड़ेगा, और अगर जिसे मंथली पैसा देते हैं उसे वेतन देना पड़ेगा। अविभाज्य बड़े उपकरण एवं मशीन पर व्यय। यहां कह रहा है कि अविभाज्य बड़े उपकरण एवं मशीन पर व्यय। अविभाज्य बड़े उपकरण, देखिए फ्रेंड, कोई मशीन है, ठीक है, और मशीन अगर मान लेते हैं कि प्रतिदिन 10 लाइट का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, ये 10 पेन का उत्पादन कर रहा है, तो क्या हम लोग, अगर हम लोगों को 5 पेन की आवश्यकता है, मार्केट में 5 पेन ही खपा पाते हैं, तो क्या हम लोग उसे आधा टुकड़ा कर देंगे, उसे काट डालेंगे? नहीं, उसे काटेंगे नहीं, ठीक है, वो कटेगा नहीं। तो जो अविभाज्य है यानी जो बटता नहीं है, ठीक है, उस बड़े उपकरण एवं मशीन पर व्यय करना पड़ता है। पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग किसी से पैसा लेते हैं ब्याज में, 5%, 10%, 20%, जो भी है, ठीक है, लेकिन हमें जो बैंक है वो कम परसेंट में ही आजकल पैसा दे रही है, ठीक है, तो उस पर हम लोगों को ब्याज देना पड़ता है। भूमि का किराया देना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि आपके पास अपना भूमि नहीं है, ठीक है, किसी से आप भूमि लेते हैं तो आप उसे अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। आप उसे साझा समझते हैं, आप साझा के तौर पे ले सकते हैं जिसमें आपको उसको 50% देना पड़ता है, या आप उसे किराए पे ले सकते हैं कि मैं आपको 1 साल में 6,000 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। इस तरह से भूमि का किराया देना पड़ता है, या अर्थात लगान देना पड़ता है, ठीक है। इन सभी खर्चों को अगर जोड़ा जाएगा तभी हमारा ये पैसे में व्यक्त होता है, सभी में पैसा लग रहा है, इन सभी को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मौद्रिक लागत निकल जाएगी। ये सब आती है मौद्रिक लागत में।
उसी को कहा गया है कि किसी एक वस्तु की निश्चित मात्रा को उत्पादन करने के लिए समस्त साधनों को मुद्रा के रूप में व्यक्त कर दिया जाए, उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। मशीनों की टूट फूट एवं घिसावट, अब कभी कभी मशीन जो है खराब हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, उसमें भी हमारा पैसा लगता है। प्रबंधन व्यय, विज्ञापन व्यय, यातायात व्यय, बीमा कंपनियों को दी जाने वाली धनराशि, सामान्य लाभ, ईंधन, इन सभी में हमारा क्या होता है, पैसा खर्च होता है। आप इसे समझ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। विज्ञापन व्यय क्या होता है, किसी वस्तु का प्रोडक्शन किए, अब वो कोई जानेगा नहीं कि मैंने क्या चीज़ का उत्पादन किया है, उसके लिए हमें प्रचार प्रसार जो भी है करवाना पड़ता है। यातायात व्यय लगता है, किसी वस्तु को हम लोगों ने उत्पादन किया, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी, हमें बेचने के लिए, इसे मार्केट ले जाने के लिए भी हमें पैसा व्यय करना पड़ता है, उसमें भी खर्च आएगा। इन सभी खर्चों को जोड़ दिया जाए तभी हमारा क्या होगा, मौद्रिक लागत निकलेगी। पैसा कितना खर्च हुआ और तब जाकर हमारा एक उत्पादन होता है, किसी वस्तु का उत्पादन होता है, ठीक। इतने सारे व्यय करने के बाद एक वस्तु से हमारा पैसा आता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मैंने आपको बताया कि मौद्रिक लागत को भी हम लोगों ने 3 भाग में बांट दिया है। एक स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें और एक है सामान्य लाभ। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या निकलता है, देखिए, कुल मौद्रिक लागत। कुल मौद्रिक लागत कब निकलेगा, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट या सन्निहित लागत और सामान्य लाभ को जोड़ दिया जाए, तब जाके हमारा कुल मौद्रिक लागत निकलता है। अब मैंने आपको बताया, इससे पहले ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है, ये 12 जो आपको बताया, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी से मैं आपको बताऊंगा भी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया स्पष्ट लागत, ठीक है, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। ये स्पष्ट लागत क्या है, तो उसी से आता है, ठीक है। अस्पष्ट लागत क्या है, तो वो भी उसी से आता है। और सामान्य लाभ क्या है, अब देखिए, अब इन सभी को जोड़ करके कुल मौद्रिक लागत कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो समस्त साधनों में व्यय की गई खर्चों को जोड़ दिया जाए तो उसे मौद्रिक लागत कहा जाता है। और मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, सामान्य लाभ को जोड़ेंगे तब जाकर हमारा कुल मौद्रिक लागत प्राप्त होगा। हाँ, तो एक ही चीज़ है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ स्पेलिंग में गलत है क्योंकि आधा स जो है वो छूटा हुआ है, तो आप इसे मिला लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड, स्पष्ट इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ आप देखिए कि स्पष्ट लागत क्या होती है, अस्पष्ट लागत क्या होती है और सामान्य लाभ क्या होती है। इसे हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सिंपली आप देखिए, आपको आगते पता है, ठीक है, मैं आपको आगते बताता हूँ, ठीक है। आगते क्या होती है, तो आगते जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होता है कारक आगत और एक होता है गैर कारक आगत। कारक आगत में आता है हमारा भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये हमारे उत्पादन के कारक है, ठीक है। और गैर कारक आगते में क्या होती है, कच्चा माल, ठीक है। इन दोनों को मिला करके ही क्या होती है, आगते होती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि स्पष्ट लागतें क्या होती है, वो मैंने आपको आगतें बताया, ठीक है, और ये हमको बताया लागतें। यहाँ देखिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऐसे सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है, स्पष्ट लागतें कहलाती है। इस प्रकार की एक उत्पादक उत्पत्ति साधनों की सेवाओं को खरीदने या किराए पर लेने के लिए जो व्यय करता है अर्थात दूसरों को भुगतान देता है, उसे स्पष्ट लागत कहते हैं। अब मान लेते हैं, इससे पिछले वाले में मैंने आपको जो 12 बताया उसमें आते हैं, ठीक है। आप यहाँ आइए और यहाँ समझिए, ठीक है, कि स्पष्ट और अस्पष्ट लागत क्या होती है। कच्चे माल पर व्यय, कच्चे माल पर जो हम लोगों ने व्यय किया, जो खर्च किया, ठीक है, अगर वो कच्चे माल पर हम लोग खर्च नहीं भी तो कर सकते थे, ठीक है। अगर वो कच्चा माल हमारे पास खुद का होता, खुद का घर में होता, ठीक है, तो इस पे हम लोगों को किसी का व्यय नहीं देना पड़ता, ऐसा भी तो हो सकता था। इसमें 2 कंडीशन हो सकता है, या तो कच्चा माल हम लोग कहीं बाहर से मंगाए या वो हमारा खुद का हो। श्रम की मजदूरी एवं वेतन, यहाँ भी 2 कंडीशन हो सकता है, या तो हम लोग बाहर से श्रमिक मंगाए, 10 श्रमिकों का सकता है तो 10 श्रमिक मंगाए, या हो सके हम लोग 5 फैमिली ही है, 5 खुद काम करें और 5 बाहर से मंगाए, ऐसा भी तो हो सकता है।
या हो सकता है कि हम लोग घर में ही खुद काम करें, तो इसमें हमारा मजदूरी पैसा बचेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अविभाज्य बड़े उपकरण एवं मशीन पर व्यय, ठीक है, ये मशीन भी हमारा खुद का हो, कहीं से किराया का नहीं लेते, जैसे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर हमारा खुद का हो। ठीक है, जैसे पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, अब पूंजी जो हम लोग ब्याज में लेते हैं किसी से पैसा, वो पूंजी भी हमारा पहले से हो, उस पर हम लोग किसी को ब्याज देना ना पड़े। भूमि भी हमारे पास पहले से हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, विज्ञापन पर व्यय जो करे, हो सकता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका भी किसी बेटा का पोता का यूट्यूब चैनल हो, या कोई चैनल हो, या न्यूज़ रिपोर्टर हो, तो उस पर वो फ्री में व्यय करवा सकता है, या कुछ पेपर ऊपर में छपवा के, या फिर कहीं भी कुछ पर्चा बनवा के, ठीक है, थोड़ा मोड़ा खर्च करके और बंटवा सकता है, या खुद से बांट सकता है, तो इसमें भी उसका पैसा बचेगा। यातायात साधन व्यय में हो सकता है कि उसका खुद का गाड़ी हो, ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा खर्चा वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया है दो कंडीशन हो सकता है, या हो सकता है उसका खुद का हो, या वो ब्याज में लिया हो, या किसी अगैरा वगैरह से लिया हो। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पष्ट लागतें क्या होगी कि ऐसे सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है। अब किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हम उन सारी सभी साधनों को भुगतान देना पड़े, दूसरों को देना पड़े, श्रम को श्रमिकों को मजदूरी देना पड़े, भूमि का किराया देना पड़े, लगान देना पड़े, टैक्स देना पड़े, ठीक है, पूंजी का ब्याज देना पड़े, अगर ये सभी हम लोगों को किसी अन्य को भुगतान करना पड़े, दूसरों को देना पड़े, तो वो हमारी क्या होती है, स्पष्ट लागतें होती है। ठीक है, वो हमारी स्पष्ट लागतें होती है। यहाँ खुद कह रहा है कि ऐसे सभी व्यय, ऐसा सभी खर्च जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा, उत्पादक कौन होता है, जो उत्पादन करता है उसे क्या कहते हैं, उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान, जो उत्पादन करने में जितने भी साधनों का प्रयोग हुआ दौरान दूसरों को करना होता है। ठीक है, उन साधनों के बदले में उसे दूसरों को भुगतान देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, मजदूरी देना पड़ता है, वेतन देना पड़ता है। ठीक है, स्पष्ट लागत कहलाती है। इस प्रकार एक उत्पादक उत्पत्ति साधनों की सेवाओं को खरीदने या किराए पर लेने के लिए जो व्यय करता है, अर्थात दूसरों को भुगतान देता है, उसे स्पष्ट लागत कहते हैं। एक परिभाषा दिया हुआ है लेफ्टविच के अनुसार, स्पष्ट लागतें वे नगद भुगतान है जो फर्मों द्वारा, यानी जो फैक्ट्रियों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है। वो जो सेवा करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए यह सेवा, जैसे वो हमें ब्याज दिए, पूंजी दिया ब्याज पर, ठीक है, उनके लिए भी हमें उन्हें पैसा देना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ ले सकते हैं कि स्पष्ट लागत में सम्मिलित मद्दें क्या क्या हो सकती है, जैसे कच्चे माल पर व्यय, कच्चा माल दूसरों का है, उनमें हम लोग व्यय किए, ये हमारा स्पष्ट लागत। श्रमिकों की मजदूरी दिए, ये भी हमारा स्पष्ट लागत। उधार ली गई पूंजी पर ब्याज दिए, भूमि और बिल्डिंग का किराया दिए, उपकरणों की टूट फूट पर मरम्मत हुआ, विज्ञापन व्यय दिए, बीमा व्यय दिए, कर आदि भुगतान दिए, टैक्स भी दिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो दूसरों को भुगतान करना पड़े, उत्पादन क्रिया के दौरान जो कष्ट और त्याग हुआ, उनको हम लोग क्या करें, दूसरों को भुगतान करना पड़ता है सभी पे, तो उनको हम लोग कहते हैं स्पष्ट लागत। ठीक है, और अस्पष्ट लागत क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है, खुद का अगर हो तो हमें वो पैसा नहीं देना पड़ता है, किसी को भुगतान नहीं करना पड़ता है, बट वो अपने आप में वो बचत होती है, उसे हम लोग कहते हैं अस्पष्ट लागत। हम लोग मेहनत करते हैं बट हम लोग उसे उस खर्च को जोड़ते नहीं है, हम लोग कितना मेहनत किए क्या हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, हम लोग घर में डेली झाड़ू लगाते हैं, पानी लाते हैं, खाना बनाते हैं, क्या इस खर्चों को हम लोग जोड़ते हैं, तो नहीं जोड़ते हैं। लेकिन वही अगर किसी को काम पे लगा दिया जाए, झाड़ू लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए, उन सभी खर्चों को जोड़ेंगे कि महीने में हमारा इतना खर्चा है। ठीक है, उसी तरह से कहा जाता है कि अस्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत को बांटा गया है। अस्पष्ट लागत या सन्निहित लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इनमें उत्पादक के व्यय सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, उत्पादक के व्यय सम्मिलित होते हैं, यानी उत्पादक जो खर्चा करता है वो भी सम्मिलित होता है, जिनका उत्पादक को भुगतान नहीं करना पड़ता है। जो उत्पादक है, ठीक है, जो उत्पादन करवाता है वो भुगतान नहीं करता है, किसी को पैसा नहीं देता है, वो खुद काम करता है तो किसी को पैसा देगा, वो किसी को भुगतान नहीं करता है। इसमें उन सेवाओं की कीमतों को सम्मिलित किया जाता है, उनका जो कीमत होता है उसको सम्मिलित किया जाता है, जिनका उत्पादक प्रयोग तो करता है। ठीक है, हाँ, हम खेती कर रहे हैं, हम उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास खुद का पूंजी था, हम खुद का पूंजी लगाए, किसी को ब्याज नहीं दे रहे हैं, तो मान लेते हैं कि हम खुद का पूंजी लगाया 5,000 रुपये, तो उसका ब्याज हम खुद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्या हम लोग उसको जोड़ते हैं,
तो नहीं जोड़ते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप में उनका कीमत नहीं चुकाता। मतलब डायरेक्ट क्या हम उसको कीमत चुकाते हैं? नहीं चुकाते हैं। ऐसे साधनों एवं सेवाओं की लागतों को सन्निहित लागतों के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए एक उद्यमी, ठीक है, एक उद्यमी, उदाहरण के लिए एक उद्यमी की सेवा अस्पष्ट लागत का भाग है, क्योंकि उद्यमी स्वयं का कोई स्पष्ट या अप्रत्यक्ष भुगतान नहीं देता है। हम लोग खुद का कुछ नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। अस्पष्ट या सन्निहित लागतें स्वपूर्ति साधनों की लागतें हैं। क्या है? स्वपूर्ति साधनों की लागतें हैं। परिभाषा लेफ्टविच के अनुसार उत्पादन की सन्निहित लागतें स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागतें हैं। इसमें भी कुछ मध्य है। स्वयं उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सेवा की मजदूरी, उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी का ब्याज, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अस्पष्ट लागतें। उस बिल्डिंग का किराया जो स्वयं उस उत्पादक की है किंतु उत्पादन में प्रयोग की जा रही है, ठीक है। प्रबंध एवं संगठन पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के ऊपर प्राप्त होने वाला सामान्य लाभ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ? जितने भी हम लोगों ने, हो सकता है वो दोनों मिक्स होता है, मिलावट होता है, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत। हो सकता है कि कुछ हमारे पास खुद हम लोग मेहनत करें कुछ, और कुछ जो है बाहर से लाए। हो सकता है कि ब्याज हमारे पास हो, बट हमारे पास उतना भूमि नहीं हो कि हम लोग उस पर उत्पादन का, हो सकता है भूमि का हम लोग क्या करें, लगान दे, टैक्स दे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। अब इतना कष्ट, त्याग, मेहनत जितना भी हम लोग किए, अब इसमें हमारा कुछ लाभ होना चाहिए कि नहीं? उसी को कहा जाता है एक नॉर्मल प्रॉफिट हमारा होना चाहिए इतना त्याग के बाद। तो उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम लाभ सामान्य लाभ कहलाता है। यह न्यूनतम लाभ राशि यदि उत्पादक को प्राप्त नहीं होती है तब वह उत्पादन कार्य बंद कर देगा। अगर उसे फायदा ही नहीं होगा, उसे बेनिफिट ही नहीं होगा उस उत्पादक को, तो वो उत्पादन कार्य करना ही बंद कर देगा। वो भी किसी का मजदूरी करने लगेगा जिससे कि उसे प्रतिदिन कुछ तो पैसा मिलेगा। इसमें घाटे में क्यों काम करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। स्वयं भी एक वेतनभोगी बनने का प्रयास करेगा। अतः न्यूनतम लाभ राशि को उत्पादन की मौद्रिक लागत में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है फ्रेंड। आप कमेंट नहीं करते जिससे मुझे पता नहीं चलता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर दीजिए कि मुझे सामान्य लाभ समझ में नहीं आया। मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा कि सामान्य लाभ क्या होता है और पूरी डिटेल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आपको कोई भी टॉपिक में अगर डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए, ठीक है। आप देखिएगा कि मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। वीडियो के लास्ट में कहने का मतलब है इस चैप्टर के लास्ट में दूंगा, ठीक है। जो चैप्टर का जो लास्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपका पीडीएफ दे दूंगा। आप इसे भी पढ़ते जाइए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।